वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर के अंदर अपने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन अपना तो कंप्लीट हो गया, बस एक उनके अंतर बताना है, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन अंतर, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बात कर रहे हैं अपने जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है, ये वाली प्रैक्टिकल बुक है, रिकॉर्ड है, इसे रिकॉर्ड कहते हैं, इसके भी नंबर हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ी आज चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर आपको पता ही है नाम, रोल नंबर, ये रोल नंबर छोड़ देना, कॉलेज का नाम, जो जो आपको आ रही है समझ में वो चीज़ एंट्रियाँ कर देना। उसके बाद में ये आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का, चैप्टर के नाम है, जैसे ये देखो, सॉरी टॉपिक के नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसकी, ये सेकंड मिड का, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट मिड सेमेस्टर अलग, सेकंड सेमेस्टर अलग, सेमेस्टर वाइज इसने डिवाइड कर रखा है। ये जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये वाला सेकंड सेमेस्टर का है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर तो चला गया, अभी सेकंड सेमेस्टर आने वाला है, मौके पर आपको सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर है जो सिलेबस में दी हुए हैं वो तैयार करने हैं, आप अच्छी तरह से तैयार करना है, इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने तो उस टाइम मैं तो आया नहीं था, ये करवाया नहीं थे मैंने, अभी थ्योरी में मैंने सारे करवाए हैं। तो 4 चैप्टर जो अपने रह रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो भी अपने करें, जैसे सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, उसके अलावा 4 चैप्टर और हैं। तो उन चैप्टरों में से फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा पर्सन दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट पर्सन है, वही आगे कंपटीशन में आने वाले पर्सन है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। अगर किसी बच्चे ने बना लिए हैं, जैसे मान लो अब जंतु कोशिका का स्पष्ट नामक चित्र, ये तो एनाटॉमी में भी है आपके, ये दिया हुआ है, नाम लिखने, ये एनाटॉमी में आपको सर ने करवाया हुआ है, आप लिख सकते हो। समसूत्री विभाजन जैसे अभी अपने कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने पहले से अगर ये बना कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अब जैसे अपने चित्र बनाकर कर रहे हैं, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टीलोपेज में जो मैंने करवाए हैं चित्र, बुक में भी दिए हुए हैं कि किस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद में अब जैसे ये देखो एक्सरसाइज 2 है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन, ये भी अपने चैप्टर नहीं किया, लेकिन फर्स्ट मिड टर्म था, आपके पास ये नोटबुक थी, आपने हो सकता है बना लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अपने करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी ये बात नहीं है अभी हमें करवाया नहीं, करवा रहे हैं, अभी चैप्टर चल रहे हैं अपने, जैसे सेल डिवीजन करवाया है उसी तरह से चारों चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन बात आ रही है अभी सेकंड सेमेस्टर की, किसकी, सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको क्या करना है, जो सिलेबस इसमें दिया है सेकंड सेमेस्टर मैंने कंप्लीट करवाया है, आपको बिल्कुल कंप्लीट मैंने सेकंड सेमेस्टर आपको करवाया है। और आपको नोटबुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप अपनी बुक में से देखकर इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसके भी नंबर है। क्या है, इसके नंबर है। तो आपको ये अच्छी तरह से ये देखो, सेकंड सेमेस्टर है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई, जो मैंने आपको नहीं करवाई है। बुक में दिए हुए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो निशान लगा लेना, जब आप ऑफलाइन आओगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन बुक में आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो उस तरीके से आप इसको कंप्लीट करना है अपना रिकॉर्ड, ताकि कभी भी जब सेकंड मिड में एग्जाम हो तो आपका ये नहीं भी हमारा ये रह गया। ठीक है, सारे चैप्टर करवाए हुए हैं। और अब अपने बात करते हैं फर्स्ट मिड टर्म की। फर्स्ट मिड टर्म में 4 चैप्टर ये रह गए, उसके बाद में एक स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं अभी आपके, जैसे माध्यिका, मध्यमान, बहुलक, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से करवाए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। वो मैथ में आ जाते हैं, लेकिन आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है, बुक में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो भी अपने उसको करेंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा था कि सेकंड मिड टर्म का जो प्रैक्टिकल है वो सारा अपना कंप्लीट है, तो आप अपना सेकंड मिड टर्म की जो ये है नोटबुक, इसके अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है वो कंप्लीट करें अपना। ठीक है, फर्स्ट अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट कर भी लिया है इधर उधर से नकल मार के, जो भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने उसको समझ के करेंगे, अति महत्वपूर्ण है वो बड़ा। ठीक है, और ईमानदारी से करें, क्योंकि इसमें आप लिखोगे तो वो आपकी तैयारी हो रही है। क्यों, क्योंकि थ्योरी आप लिख रहे हो तो वो आपका पेपर के लिए प्रश्न तैयार हो रहे हैं, और ये मान के चलो जो प्रैक्टिकल में प्रश्न दे रखे हैं वो इम्पोर्टेंट और जो अच्छे पर्सन है, जो आपके काम आने वाले हैं, तो आपको इनको करें तो ध्यान से करें। ऐसे नहीं है भी किसी को दे दी, भी मेरी नोटबुक बना दे, प्रैक्टिकल कर दे, नहीं, आपको स्वयं अपने हाथ से करना है, ताकि कुछ न कुछ याद रहे, कुछ न कुछ शब्द है जो आपके रनिंग में आए।
ठीक है। बाकी जो मैंने बता ही दिया फर्स्ट मिड टर्म में जो आपके बचे हुए हैं, अब आप सोचोगे ये हमें करवाया नहीं, तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ सेल डिवीजन हो गया, अभी आज हो जाएगा कंप्लीट, बाकी जो बच गया है वो अभी अपने करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक है जो प्रैक्टिकल वाली वो तैयार रखें, कभी भी मिड टर्म एग्जाम हो सकते हैं और आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। अब अपने बात कर रहे थे जेनेटिक्स की, समसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब अपने बात कर रहे थे भी अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्यों, क्योंकि महत्व एक वो भी ध्यान रखना है, जो इंटरफेज अवस्था है वो अर्धसूत्री विभाजन की छोटी अवस्था होती है और वो इसमें डीएनए का द्विगुण और गुणसूत्र का परिवर्तन नहीं होता, और ये नाम दिया था डी रॉबर्टिन नामक वैज्ञानिक ने इसे इंटरकाइनेसिस कहा था। अब बात करते हैं मियोसिस सेकेंड। माइटोसिस तो एक ही प्रकार की थी जिसकी 4 अवस्थाएं पड़ी थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन वो 2 प्रकार का था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था, प्रोफेज की 5 उपावस्थाएं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अपने अच्छी तरह से पढ़ ली। अब बात आती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर क्या है, जो अपने समसूत्री विभाजन के अंदर किया था डिट्टो सेम वही अवस्थाएं आपने पढ़नी है, जो आपने समसूत्री विभाजन में बातें पढ़ी है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, वो डिट्टो की डिट्टो वही आपने वहां पर याद करनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के अंदर ही बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और समसूत्री विभाजन के अंदर बनेंगे, या इंटरफेस के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, 20-25 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, फिर आप समझोगे, फिर आप उनको जब मैं प्रश्न पूछूं तो आप देखना भी क्या सर ने ये करवाए या नहीं करवाए, वही है क्वेश्चन, एक भी बार नहीं जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं समसूत्री विभाजन सेकंड, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, वो डिट्टो समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं के समान ही है। तो ये आपको बिल्कुल भी एक बार नजर दौड़ानी है, करवाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि बिल्कुल जो समसूत्री विभाजन में जो अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं वही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में है। जिस तरह से अपने समसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा था, उसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन का भी महत्व देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। किसका होता है? अगुणित युग्मकों। ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा सीधा पूछे जाएगा आपको, किस प्रकार के विभाजन में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मियोसिस के अंदर अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। और जब अगुणित युग्मक है, अगुणित युग्मक का मतलब क्या है? जैसे मेल के अंदर तो है शुक्राणु और फीमेल के अंदर है अंडाणु। मैंने आपको बहुत बार बताया, इंग्लिश में इनको गैमेट्स बोलते हैं। एक युग्मक का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है? जैसे मान लो एक सेल है, कोई भी ये सेल है, अर्धसूत्री विभाजन में अपने पढ़ा था भी एक सेल से प्रथम विभाजन के दौरान तो क्या है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, और जो द्वितीय विभाजन होगा उसमें क्या है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। जब एक सेल है वो अपने आप में द्विगुणित है, क्यों? क्योंकि उसमें युग्मकों का युग्मनज बने हुए हैं, डिप्लॉइड प्रकृति की है, द्विगुणित है। जब उसमें परिविभाजन होगा तो किस चीज का निर्माण हो रहा है? 4 पुत्री कोशिकाओं का हो रहा है या 4 पुत्री केंद्रकों का हो रहा है, और वो क्या है? अगुणित है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिवाइडेशन हो रहा है। आपने पढ़ा था ना, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो जो मेन कोशिका है उसके अंदर गुणसूत्र 46 है, और जब आगे 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी तो उनमें 23 है। यानी कि अगुणित युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के अंदर होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। और जब ये अगुणित युग्मक निषेचन करते हैं तो क्या है? जाइकोट बनता है। क्या बनता है? जाइकोट बनता है। दूसरा इसका महत्व, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन विनिमय होता है। पढ़ के आए अपने, पेक्टिन एक उप अवस्था है प्रोफेज की, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है तो एक गुणसूत्र होता है, उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपने खंडों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो आधे, मान लो 2 गुणसूत्र है, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और वहां से वो कट हो जाएगा। तो आधे जो गुण है वो तो इस गुणसूत्र के आ रहे हैं, आधे इस गुणसूत्र के आ रहे हैं। तो अब इसका महत्व देखो क्या है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन विनिमय होता है, पेक्टिन अवस्था आपको बताई हुई है, जिससे मातृ व पितर गुणसूत्रों के जीन्स में अदला बदली होती है।
क्या होती है, अदला बदली होती है। अदला बदली हो रही है, एक गुणसूत्र ये वाला है, एक गुणसूत्र ये वाला है, इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड है इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो आधे आधे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो पित्तर वाला है उसका जो गुणसूत्र है वो चेंज हो रहा है, और वो उधर वाला मात्र वाला इधर वाला है, यानी कि दोनों के आधे आधे जीन आ रहे हैं। तो ये महत्व देखो क्या है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन विनिमय होता है, जिससे मात्र पित्तर गुणसूत्रों के जीन्स में अदला बदली होती है। इसी कारण अनुवांशिक गुणों के नए नए सहयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान मात्र पित्तर गुणसूत्रों में अदला बदली होती है, इसी कारण जो आगे नई संतति पैदा होती है उनमें अनुवांशिक जो है गुणों में चेंजिंग आती है। यही एक विभिन्नता का आधार होता है, विभिन्नता, वेरिएशन, समझे। तो ये ध्यान रखना कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग और जीन विनिमय होता है, उस दौरान मात्र और पित्तर गुणसूत्रों के जो खंडों में चेंजिंग मतलब क्रॉसिंग और जीन विनिमय होता है। तो गुणसूत्र जो पित्तर वाले हैं गुणसूत्रों का भाग उधर चला जाता है, मात्र वाला इधर आ जाता है। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर के दौरान खंडों का आदान प्रदान होता है, तो उसमें जो आगे नई संतति पैदा होती है उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्नता का मुख्य कारण ये है क्रॉसिंग ओवर। तीसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक कोशिका की 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। एक सेल की कितनी बनेंगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। पहले तो अर्धसूत्री विभाजन में सेल है, वो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनेंगे, फिर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा जो अगुणित होगी। अर्थात नर में शुक्राणु अधिक मात्रा में बनते हैं, जिससे निषेचन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जो नर है उसमें शुक्राणु ज़्यादा बनेंगे और जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अब अपने नेक्स्ट बात जो करेंगे प्रश्नों की, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, फिर आप जब उनको सुनोगे, अगर किसी ने क्लास देखी है तो वो आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे। थैंक यू।